1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर जो है दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है, लेकिन उसके लिए दूसरा जो थ्रेट रहता है वो राणा सांगा रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है राजेश और हिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो डेडिकेटेड समझना है तो आप पीछे वाला वीडियो जो मैंने डाला था वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। भारत में शासन करने के लिए बाबर के लिए आवश्यक था कि वो राजपूतों की शक्ति का दमन करे। राजपूत उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट था। दूसरी ओर राजपूत शासक राणा सांगा के नेतृत्व में मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए प्रयासरत था। राणा सांगा जो था वो भी चाहता था कि मुगलों को जो है यहाँ से कैसे भी खदेड़ के भगा दे, लेकिन बाबर जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो अपना जो साम्राज्य था उसको फैलाना चाह रहा था। बाबर ने राणा सांगा पर यह आरोप लगाया था कि जब वो इब्राहिम लोदी से 1526 में लड़ रहा था तो राणा सांगा जो है उसका हेल्प नहीं किया था। बात क्या होता है कि राणा सांगा जो है वो अपने पूरा शक्ति के साथ बयाना के दुर्ग पर आक्रमण करता है, जिसको बयाना युद्ध भी कहते हैं, और बयाना को जीत लेता है। और मुगल सैनिक जो है वो उसका पराक्रम देख के भाग जाता है और बाबर के पास पहुंचता है और बाबर को राणा सांगा के बारे में बताता है कि वो कितने वीर है। सही में राणा सांगा बहुत ही पराक्रम और वीरता के साथ लड़े थे। जब राणा सांगा का पराक्रम देखा तो मुगल सेना जो थे उसका नैतिक बल गिर गया। अगर राणा सांगा का सबसे बड़ा गलती यही था कि जब उसने बयाना दुर्ग को जीता था उसको उसी टाइम जो है मुगलों पर आक्रमण कर देना चाहिए था। ये उसके लाइफ का सबसे बड़ा गलती था। अगर वो उस टाइम में अगर बाबर पर अगर हमला कर देता तो उस टाइम में जो है खानवा का युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ता। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। देखिए, दो पक्ष जो है लड़ने के लिए दोनों तरफ से थे। एक तरफ से था बाबर और उसका बेटा हुमायूं भी साथ में ही था। उस्ताद अली था। यहाँ पे देखेंगे तो मेहदी ख्वाजा, और सबसे जो गद्दारी किया था वो था सिलहदी। राणा सांगा की तरफ से राणा सांगा तो खुद था ही, और आस पड़ोस के जितने भी शासक थे उस सब का सेना उसके तरफ से लड़ने के लिए गया था। उसमें से मालदेव राठौर थे, इंदर के रायमल राठौर थे, रतन सिंह चुंडावल थे और मेदिनी राय भी था। ये जो सिलहद्दी था राजपूत साम्राज्य का, इसने गद्दारी किया था, जिसके कारण जो है राणा सांगा ये युद्ध हार गया था। यहाँ पे देखिए दोनों जो है, एक तरफ बाबर है और एक तरफ जो है राणा सांगा का सेना है। तो बाबर के पास 50,000 घुड़सवार था और इसके पास 10,000 सवारी थे। देखिए, बाबर का युद्ध जीतने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि बाबर जो था तो वो तोप का इस्तेमाल करता था, और तोप का इस्तेमाल के सामने जो है कभी भी तीर धनुष ये सब कभी टिक नहीं सकता है। इसलिए जो है बाबर बार बार जीता जाता था। अब पानीपत का युद्ध भी देखेंगे तो उसमें भी वही हुआ था। इब्राहिम लोदी जो हारा था वो तोप के कारण ही हारा था। जैसे तोप से बारूद निकलता था तो सब कुछ को बर्बाद कर देता था, जिससे क्या होता था कि युद्ध क्षेत्र में जो है भगदड़ मच जाती थी। राणा सांगा कुछ विलम्ब से आगे बढ़ा, परिणाम स्वरूप बाबर की तैयारी करने को अवसर प्राप्त हो गया। मतलब राणा सांगा जो था वो बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, उसके बाद वो सुस्त पड़ गए थे। उनको चाहिए था कि वो तुरंत बाबर पर हमला करे, क्योंकि बाबर का सेना जो था तुरंत युद्ध लड़ा था और सब थका हुआ था। तो उस टाइम में राणा सांगा जो है उस पर आक्रमण कर देते तो बात ही कुछ और रहता। अवसर प्राप्त हो गया। उसने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की तथा अपनी सेना सहित खानवा के मैदान में पहुंच गया। दूसरी ओर से राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों की सेना भी खानवा के मैदान में पहुंच गया। बाबर ने पानीपत के युद्ध के समान ही व्यूह रचना की थी। जैसे इब्राहिम लोदी को हराया था वैसे ही सेम व्यूह रचना किया था। दोनों सेनाओं के मध्य 16 मार्च 1527 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ। प्रारंभ में राजपूतों के आक्रमण के वेग से मुसलमानों के पांव उखड़ने लगे, किंतु शीघ्र ही मुगलों की घुड़सवार सेना और तोपों के आक्रमण से राजपूतों की सेना में भगदड़ मच गई। इसी समय राणा सांगा को एक तीर लग जाने से वह मूर्छित हो जाता है और उसे युद्ध क्षेत्र से हटाना पड़ता है। राणा सांगा के घायल होने की खबर राजपूतों को पता चलता है, जिसके कारण उसका मनोबल गिर जाता है। इसी समय देशद्रोही सिलहदी जो था, सिलहदी तंवर, जो रायसेन का शासक था, वो बाबर से जाके मिल जाता है और बाबर को बताता है कि रण क्षेत्र में जो है राणा सांगा नहीं है। जिससे क्या होता है कि दल बदलने से जो है राजपूतों में अव्यवस्था फैल जाता है और राजपूत का पराजय हो जाता है। पराजय के कुछ कारण हैं। खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा हारे थे उसके पीछे कुछ रीज़न हैं। पहले तो ये कि
बाबर जो था वो अत्यंत योग्य सेना संचालक था कि उसने उसने बहुत सारा युद्ध लड़ा था। वो जब 12 साल का था उसके बाद वो युद्ध ही लड़ रहा था। उसका जीवन जो है पूरा युद्ध में ही बीत गया। उस उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक अपनी सेना का संचालन और व्यूह रचना किया था। दूसरा, तोपखाना बाबर की विजय का दूसरा कारण था। भारतीय तोपों से लड़ने के आदी नहीं थे। बारूद के समक्ष राजपूत अपने पराक्रम से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते थे। तीसरा, बाबर की सेना जो छोटी थी लेकिन पूरा जो था वो व्यवस्थित था, लेकिन राजपूत का सेना में अनुशासन नहीं था, क्योंकि उनके जो सैनिक थे वो अपने अपने राजा के लिए लड़ रहे थे, न कि मेवाड़ के राजा के लिए। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया अभी कि राणा सांगा की तरफ से बहुत से जो छोटे छोटे शासक थे वो अपना सेना भेजे थे लड़ने के लिए। तो वो अपने पास स्वामी के लिए भक्ति दिखाता था, उसको राज से कोई मतलब नहीं था, मेवाड़ के राजा से उसको कोई मतलब नहीं था। चौथा कारण है कि राजपूत की सेना में पैदलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जो कि मुगल के पास घुड़सवार बहुत ज़्यादा था। ये कुछ प्रमुख कारण हैं। राणा सांगा द्वारा बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात तुरंत बाबर का आक्रमण न करना उसकी भारी भूल थी, जिससे बाबर को युद्ध की तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अगर बयाना के दुर्ग पे बाबर राणा सांगा उसी समय अगर आक्रमण कर देता तो ये युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ता। उसके बाद छठा कारण है कि राजपूतों के पराजय का एक अन्य कारण राणा सांगा का युद्ध क्षेत्र में ही घायल हो जाना, यानी कि जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है उसके आँख में जो है आके तीर लग जाता है, जिसके कारण वो मूर्छित हो जाते हैं और उनको जो है युद्ध क्षेत्र से हटाना पड़ता है। यह भी एक कारण है। राणा सांगा जब तक युद्ध क्षेत्र में रहते थे, सैनिकों का जो बल है, मनोबल है, वो हमेशा ऊपर रहता था। राणा सांगा का युद्ध क्षेत्र में रहना राजपूतों का मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी था। जैसे ही उसको युद्ध क्षेत्र से हटाया गया, वहाँ के जो सैनिक थे उसका मनोबल गिर जाता है। उसके बाद हारने का एक भी और भी रीज़न था। राजपूत के हारने का एक कारण था रायसेन के शासक जो सिलहंती तंवर था वो बाबर से मिल जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। अगर आप मेंस में अगर लिखना चाहेंगे तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि राणा सांगा के हारने के पीछे रीज़न क्या था, तो आप ये जो है 5-6 पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं। यह है राणा सांगा, जो कि एक बहुत ही पराक्रम योद्धा थे। उसके बाद देखिए खानवा के युद्ध के बाद परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध के बहुत अत्यंत गंभीर परिणाम हुए, क्योंकि उसने उत्तर भारत से राजपूतों का प्रभाव ही समाप्त कर दिया, यानी कि उत्तर भारत में जो राजपूत का इफेक्ट था वो उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद मुगलों का जो है आधिपत्य स्थापित हो गया। अब मुगल सरकार को, यानी मुगल को चुनौती देने वाला कोई शक्ति उत्तर भारत में नहीं था। युद्ध में राजपूतों की शक्ति को सदैव के लिए कुचल दिया गया और राजपूतों का नक्षत्र राजनीतिक से क्षितिज हो गया। इस युद्ध के बाद खानवा के युद्ध में राणा सांगा से लड़ने के बाद बाबर का कभी हिम्मत नहीं हुआ कि वो दोबारा कभी राजस्थान पे आक्रमण कर सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी पे जो बाबर विजय प्राप्त करता है। खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने चंदेरी पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। चंदेरी का राज्य मालवा के बुंदेलखंड की सीमा पर था और उसका अत्यधिक सामरिक महत्व था, क्योंकि चंदेरी के शासक जो थे वो भी राणा सांगा के यहाँ अपने सैनिक को भेजे थे, तो ये भी एक कारण था। चंदेरी का शासक उस समय मेदिनी राय था। मेदिनी राय ने बाबर के विरुद्ध युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। अगर मेदिनी राय को परास्त करना बाबर के लिए आवश्यक था। यदि चंदेरी पर उसका अधिकार हो जाता तो वह गंगा यमुना का जो बेल्ट है वहाँ से राजपूत पर वो निगाह रख सकता था। इन सभी कारणों से प्रेरित होकर बाबर ने अप्रैल 1527 ईस्वी में अलवर पर अधिकार किया। उसके बाद जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी पर आक्रमण किया। राजपूतों ने बाबर का अत्यंत वीरतापूर्वक सामना किया, लेकिन उसकी सेना जो है वो पराजय हो जाती है और 19 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर अधिकार हो जाता है बाबर का। और बाबर ने चंदेरी में जो है अहमद शाह को शासक नियुक्त करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद घाघरा का युद्ध। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, वो अफगान को संगठित कर बिहार में बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। अतः उसका दमन करने के लिए बाबर 2 फरवरी 1528 ईस्वी को बिहार की ओर रवाना होता है। गाजीपुर पहुंचने पर कुछ अफगान सरदार बाबर से जा मिलता है। अफगान नेताओं को बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था। बाबर ने नुसरत शाह को चेतावनी दी कि, लेकिन नुसरत शाह उसका कोई जो है उत्तर नहीं दिया। तो बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा नदी के किनारे अफगानों का सामना किया। घमासान युद्ध के बाद अफगान परास्त हो गया और नुसरत से उसको संधि करना पड़ा, जिसे नुसरत शाह ने बाबर के शत्रु को शरण न देने का स्वीकार किया। इस युद्ध क्षेत्र के
पश्चात अफगानों का साहस कुछ समय के लिए पस्त हो गया। बाबर का जीवन का यह अंतिम युद्ध था। आगरा का जो युद्ध था वो बाबर का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात बाबर का साम्राज्य सिंधु से लेकर के बिहार और हिमालय के चंदेरी तक विस्तृत था। इस प्रकार बाबर भारत के लिए विशाल एवं प्रमुख भूभाग का स्वामी बन जाता है। इसके बाद देखते हैं बाबर का मृत्यु। देखिए, बाबर जो है शुरू से बहुत युद्ध लड़ चुके थे, तो उसका तबीयत खराब हो जाता है। पानीपत और खानवा के युद्ध के बाद भारत और उसका शासन सुदृढ़ हो चुका था, लेकिन उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। बाबर अपने युवावस्था में बहुत शक्तिशाली था, किंतु अब बाबर के अंतिम दिन आ गए थे। 1530 ईस्वी में उसका पुत्र हुमायूं जो था उस गंभीर रोग से पीड़ित होता है। हुमायूं का जो तबीयत खराब होता है तो उसके बचने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो बाबर जो है खुदा से दुआ मांगता है कि हुमायूं का जीवन बख्श दे और उसके बदले में जो है वो मेरा जीवन ले ले। यही हुआ कि जैसे जैसे जो है हुमायूं का तबीयत ठीक होता गया, बाबर का स्वास्थ्य गिरता गया और अंत में 26 दिसंबर को जो है बाबर का मृत्यु हो जाता है और उसके इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया था। जिस समय बाबर की मृत्यु हुई थी, हुमायूं वो संभल में था। 4 दिन बाद 30 दिसंबर को उसका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद बाबर का मूल्यांकन देखते हैं कि बाबर कैसा व्यक्ति था। बाबर का जो गिनती है वो विश्व के महानतम शासकों में होता है। बाबर अत्यधिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वो 12 वर्ष की अल्पायु में उसने भीषण संकटों का सामना किया था। आपको पता है कि उमर शेख जो उसके पिताजी थे वो मर गए थे जब ये 12 वर्ष के थे। उसी टाइम से इनको जो है फरगना को संभालना पड़ा था। तब से ये युद्ध लड़ ही रहे थे। बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी योग्य सेनापति था। बाबर ने भारत की सैन्य पद्धति को एक नवीन दिशा दी। नई नई युद्ध पद्धति और बारूद का जो प्रयोग है सबसे पहले बाबर ने ही भारतीयों को अवगत कराया था। छोटी सेना होने के बावजूद भी उसने अपने सैन्य संचालन को इतने अच्छे से बनाया था कि इब्राहिम और राणा सांगा जैसे वीरों को परास्त कर दिया। बाबर ने एक अपना आत्मकथा लिखा था, उसको बोला जाता है तुझुके बाबरी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।